तो आज हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 9th लेक्चर है एंड परहैप्स दिस इज द लास्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया होगा हाउ टू रिड्यूस दी पर्टिकुलर वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको एफबीडी और एफबीडी कैसे बनाते हैं, किस किस ऑब्जेक्ट का एफबीडी कैसा होता है, फिर एपरेंट वेट ऑफ पर्टिकुलर बॉडी किस तरह से आप लिफ्ट में जब होते हैं तो किस तरह से वेट्स काम करता है। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दैट इज स्यूडो फोर्स वो पढ़ेंगे एंड देन टुडे विल रीड अबाउट दी सर्कुलर मोशन। कैसे कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है तो किस तरह से उसमें जो वेलोसिटी का कंपोनेंट्स है और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, और कैसे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट से आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम लोगों को पढ़नी है। तो उससे पहले सबसे पहले आप लिखें स्यूडो फोर्स। सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए स्यूडो फोर्स, राइट। स्यूडो फोर्स क्या होता है वो सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स इज अ फॉल्स फोर्स। स्यूडो फोर्स इज अ फॉल्स फोर्स applied on a body in order to convert a non-inertial frame of reference to a inertial frame of reference. A non-inertial frame of reference, that is accelerated frame of reference, into a non-accelerated frame of reference or inertial frame of reference. Pseudo force is a false force applied on a body in order to convert a non-inertial frame of reference, that is accelerated frame of reference, into a non-accelerated frame of reference or inertial frame of reference. और शायद मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में ही वो लिफ्ट वाले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था। इसमें सिर्फ लिफ्ट का ही नहीं एग्जाम्पल होता है, कई बार आप वेज के भी एग्जाम्पल्स इसको देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी किया जाता है कि मान लीजिए ये आपका वेज है और इस वेज के ऊपर आप क्या डाल रहे हो, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, सपोज दिस इज योर बॉडी, और अब आपने ना इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगा दिया। किसके ऊपर? इस वेज को आपने एक एक्सेलरेशन दे दिया। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर जो आपका बॉक्स रखा हुआ था उसके ऊपर उसका एफबीडी बनाऊंगा, इसका एफबीडी बनाने के लिए मैं बाकी सारी चीजें तो यहां से ठीक कर लूंगा, जैसे ऊपर लग जाएगा इस तरह से नॉर्मल, नीचे इस तरफ लग जाएगा mg, चूंकि बॉडी उधर की ओर जा रही है तो बॉडी के मूवमेंट का जो एक सिलसिला है वो भी चेक करना होगा कि किधर है, क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा होगा g sin थीटा और उधर लग रहा होगा g cos थीटा, तो फिर उसको भी चेक करना होगा कि कौन सा बड़ा है। फिर उसके हिसाब से अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज करिए ये बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो फिर एक फ्रिक्शन यहां लगेगा Fr, और इस तरीके से जब आप इसका बॉडी बनाएंगे तो ये ऊपर लग गया नॉर्मल, ये इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा उसको मैं बोलूंगा mg cos थीटा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा उसे मैं बोलूंगा mg sin थीटा, और ऊपर की ओर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा Fr। और इसके अलावा इस जो चूंकि ये बॉडी जिस ऑब्जेक्ट पर रखा है वो खुद क्या है, एक्सेलरेशन में है, तो फिर यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, जो एक्सेलरेशन है उसको उल्टे दिशा में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वैसे ही क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक ma फोर्स आप इधर क्यों लगा देंगे। अब आप इसको आसानी से बैलेंस करके और फिर जो कुछ भी आपको निकालना है उसे आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, अज्यूमिंग कि यहाँ पर जो सरफेस था वो क्या था, कुछ ना कुछ म्यू कंटेन कर रहा था जिसकी वजह से फ्रिक्शन यहाँ पर आया। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट के केस में ही आप स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसा कोई भी केस जिसके अंदर जो आपका फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड है, यानी ये ऑब्जेक्ट वाज केप्ट ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी एंड दैट बॉडी वाज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, तो फिर वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ता है, स्यूडो फोर्स यूज करना पड़ता है। इसके भी अंदर दो केस होंगे, एक बार उधर मूव कर रहा होगा, एक बार इस तरफ मूव कर रहा होगा। तो ये खैर आपके सिलेबस में नहीं है पर जस्ट दिखा दिया एक बार, सो दैट कि जब अगर बाई चांस ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछा जाए तो यू कैन सॉल्व इट बड़ी आराम से। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लें कि स्यूडो फोर्स किस प्रकार से, क्या डेफिनेशन है और किस प्रकार से यूज किया जाता है। याद रखिएगा स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक फॉल्स फोर्स है, और जब कभी भी स्यूडो कोई ऐसा एक बॉडी यानी एक्सेलरेटेड बॉडी में एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक दूसरी बॉडी रखी गई है तो उस बॉडी के ऊपर जब आप एफबीडी बना रहे हैं तो आपको स्यूडो फोर्स यूज करना पड़ेगा, बिकॉज योर फ्रेम इज व्हाट, योर फ्रेम इज एक्सेलरेटेड फ्रेम और अ नॉन इनर्शियल फ्रेम
नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली F इज इक्वल टू ma नहीं लगाया जा सकता है, तो इन ऑर्डर टू यूज F इज इक्वल टू ma यू नीड टू हैव अ इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो उसको आपको क्या करना होगा, अपोजिट दिशा में एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना होगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व. हेडिंग डालें डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हेडिंग डालें डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. राइट. When a body travels around a fixed point, when a body travels around a fixed point, when a body travels around a fixed point with variable velocity but constant speed in a circle of radius r, when a body travels around a fixed point with variable velocity but constant speed, the variable velocity but constant speed in a circle of radius r, in a circle of radius r is known as uniform circular motion, is known as uniform circular motion. इस तरह का एक r रेडियस का एक सर्कल है, जिस सर्कल पर एक बॉडी जो है वो किससे मूव कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट, वेराज स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट है और जिसे हम किसे डिनोट कर रहे हैं, v से डिनोट कर रहे हैं. रेडियस r ऑफ द सर्कल है. इस तरह का जहां कहीं भी मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. ये आप लिख लीजिए. जब कभी भी कोई बॉडी इस तरह के मोशन में होती है तो उसके अंदर दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं. एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की ओर लग रहा होता है और जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर काम करता है अंदर की ओर और वही फोर्स है जिसकी वजह से ये क्या है, कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है. Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा. और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, v स्क्वायर बाई आर के बराबर. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. जब कभी भी कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही होती है तो ये दोनों फोर्सेस वहां पे क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं. यहां लिख लीजिए F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, वेयर Fc इज सेंट्रीपिटल फोर्स, m is mass of the body, v is constant speed and r is the radius of circle. Fc is centripetal force, m is the mass of the body, v is the constant speed and r is the radius of the circle. F is equal to mv square by r. और उसको अगर आप F इज इक्वल टू ma से कंपेयर करेंगे तो F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर को जब आपने कंपेयर किया तो आपको निकला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर. एक और रिलेशनशिप आप जानते हैं, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा के बराबर. v इज इक्वल टू r ओमेगा. अगर ऐसा है तो क्या मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को r ओमेगा का होल स्क्वायर बाई r लिख सकता हूं क्या? और जब आप इसे सॉल्व करिएगा आएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर से आर कैंसल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर. तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ ओमेगा वैल्यू होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर. और जब आप इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेयर ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. तो ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये जो आपका Fc है वो ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में इस तरह से आप लिख सकते हैं. Fc इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. बिफोर गेटिंग इनटू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ
सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड एंड सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड। इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए सो दैट कि आपको जो अभी कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं ये आपको समझ में आए। हेडिंग डालें, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो लेवल रोड के ऊपर जो सर्कुलर मोशन है उसको हम लोग चेक करते हैं कि कितना होगा, राइट। व्हेन अ कार गोज राउंड अ कर्व्ड रोड, आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा जब कभी भी आप कर्व्ड रोड पर चलते हैं कि जब कभी भी गाड़ी यूं इस तरह से मुड़ रही होती है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपकी टेंडेंसी क्या होती है, आप जब गाड़ी अगर ऐसे इस तरफ टर्न कर रही है तो आपकी टेंडेंसी क्या होती है, आप गेट की ओर थोड़ा सा टिल्ट कर जाते हैं। ये जो टिल्टिंग है ये किस लिए हुआ, बिकॉज योर बॉडी वॉज गोइंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। सडनली अगर कार टर्न कर रही है तो योर बॉडी इज रजिस्टिंग टू दैट टर्न, बिकॉज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो मेरा लोअर बॉडी चूंकि कार पर है तो वो तो टर्न कर जाएगा, पर जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी है वो हवा में रहता है तो वो उसको रजिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग इस तरफ टकरा जाते हैं। और अगर गेट खुला हुआ हो तो आप टकराएंगे ही नहीं, आप गेट से बाहर भी जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। When a car goes round a curved road, it requires some centripetal force while rounding the curve. It requires some centripetal force for rounding the curve. The wheels of the vehicle have the tendency to leave the curved path and regain the straight line path. Leave the curved path and regain the straight line path. तो कार का जो व्हील्स है उसकी भी टेंडेंसी रहती है कि मैं क्या करूं, सीधा हो जाऊं। वो सीधा नहीं हो इसके लिए वहां पे एक फोर्स लगना जरूरी है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि वही फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा कि आप टर्न करते हैं आप सीधा न जाएं। तो लिखें रीगेन द स्ट्रेट पाथ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the road and the tire provide the centripetal force required to keep the car in the motion around the curve. Required to keep the car in a motion around the curve. In the motion around the curve. यहां तक लिख लिया है, तो now we'll try to understand the concept कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पूरी कहानी समझते हैं कि जब कभी भी कोई गाड़ी रोड पर चलती है तो क्या होता है उसके ऊपर। अब ध्यान से देखिए, ये इस तरीके का ये आपका रोड है और इस रोड पर गाड़ी टर्न कर रही है। एक्चुअली ये रोड ऐसा होगा नहीं, रोड तो होगा ऐसे, पर अब उसको तो यहां पे ऐसे ही बनेगा, नहीं तो एक्चुअली रोड होना चाहिए इस प्लेन में। पर ठीक है, कोशिश कर रहा हूं, चलिए थोड़ा 3 डायमेंशनली सोचता हूं कि कैसे बनाऊं कि आपको समझ में आए कि गाड़ी जो है वो अभी रोड पर चल रही है। ये सपोज करिए आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है जो इस प्रकार से रोड पर चल रही है, और ये बंदा गाड़ी चला रहा है, इसका ड्राइविंग वो सब ये है, और पीछे की ओर भी इस तरह से सब कांच वाँच लगा हुआ है, डिक्की है, इधर भी एक छोटा सा लाइट वो रहता है। अब ये गाड़ी जब इधर चल रही होगी तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी समझना कि क्या हो रहा है, पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। और इसमें एक काम और कर सकता था, मैं गाड़ी को फ्रंट व्यू दे देता हूँ। गाड़ी को फ्रंट व्यू दूंगा ना तो शायद आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। ये सपोज करिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये कार है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है
अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर अब लग रहा है ये गाड़ी आपकी ओर आ रही है? थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा, मतलब एकदम ही तो नहीं लग रहा होगा, पर एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि गाड़ी आप ही की ओर आ रही है. सपोज दिस इज द कार कमिंग ऑन अ रोड. नो, समहाउ समझना है कि ये गाड़ी इस तरह से रोड पर चल रही है, ऐसा समझना है आपको. यू हैव टू अज्यूम. अब देखिए जरा इस गाड़ी में ये सामने ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं. अब जरा ध्यान से देखिए इस गाड़ी के ऊपर जो फोर्सेस होंगे उसको जरा ध्यान से देखिएगा. ये ऐसे कर्व हो रहा है, कर्व हो रहा है तो किसी ना किसी सेंटर के अक्रॉस कर्व हो रहा होगा जिसका रेडियस r होगा, और इसके ऊपर एक नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा होगा. यह मानते हैं एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की ओर, उसी टाइम पर एक mg लग रहा होगा नीचे की ओर. और क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अगर फ्रिक्शन वहां पर ना एक्ट करे तो ये बॉडी स्ट्रेट जाना चाहेगी, ये साइड नहीं टर्न करेंगे. अगर ऐसा है तो ये बेकार डायग्राम को मिटा दिया जाए क्योंकि इससे समझ में आने वाला था नहीं. तो मैं अभी फोर्सेस को बैलेंस करता हूं. कैन आई राइट n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0. वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है. अगर ऐसा है तो मैं लिख देता हूं n इज इक्वल टू किसके बराबर? mg के बराबर. अब आप ये देखिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या मैं इसी को लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर? बिकॉज यही वो फोर्स है जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ में रहने के लिए मजबूर कर रहा है. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद ये सीधा ही जाता, ये कभी सर्कुलर पाथ में नहीं आता. अब ये जो फ्रिक्शन है इसको आप लिखोगे म्यू mg के बराबर, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसे आप क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाई r. जहां पे ये जो आपका गाड़ी का स्पीड है उसको आप क्या मान रहे हो? v मान रहे हो. जो गाड़ी का स्पीड है उसे आप क्या मान रहे हो? v मान रहे हो. अब जरा ध्यान से देखिए कंडीशन कहता है कि जब कभी भी कोई गाड़ी इस प्रकार से चल रही होती है तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड एफ. और वहीं से हमें निकल के आता है कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? गाड़ी ऐसे टॉपल कर जाएगी, गाड़ी इस तरह पलट जाएगी. तो ये आपको अपनी कॉपी में बनाइए और इसको लिखिए. तो पहले आप ये डायग्राम बनाइए, अगर बना पाएंगे तो. ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है. लास्ट टाइम तो एक बच्ची बहुत अच्छे से बनाई थी, पर आप लोग को भी ऐसे बनाना होगा. देखिए उनने भी लास्ट टाइम बनाया है, तो ऐसे ही आपको भी कुछ तो ऐसे करके बनाना होगा. 3 डायमेंशनली थोड़ा सोच के आपको करना होगा, सो दैट कि ये आप समझ सकें कि किस प्रकार से ये ऐसा हो रहा है. बस ये ध्यान रखिएगा कि एक वहाँ पे नॉर्मल लगने वाला है जो कि ऊपर की ओर लगेगा, एक mg है जो इस मास ऑफ द बॉडी के साथ लग रहा है, और जिस सर्कुलर पाथ में चल रहा है उसका रेडियस r है, वही r हमने यहाँ पर यूज़ किया है. और कंडीशन लिखने से पहले ये एक डायग्राम बना लीजिए, फिर ये स्टेटमेंट लिखने से पहले जैसा ऐसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ऐसा लिखते चलिए. होप कि ये डायग्राम तो बन गया होगा. अरे सडनली कुछ ऐसे बना देने का है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम आर्टिस्टिक नहीं होना है. जस्ट एक आइडिया रखना है कि इस तरह से गाड़ी जो है, गाड़ी कहाँ चल रही है? ये गाड़ी एक्चुअली इस रास्ते पर चल रही है ऐसे, और यहाँ गाड़ी है. तो ये 3 डायमेंशनल है, थोड़ा सा मुश्किल है पर कोई बात नहीं. राइट. फॉर अ सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is along the surface of the road towards the center of the road. For circular motion, the centripetal force Fc is along the surface of the road towards the center of the road. Towards the center of the road. Towards the center of the road. Done? उसके नीचे ये लिखें n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0. n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, सो दैट n किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर. एंड फ्रिक्शन म्यू n के बराबर होता है. फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू n, तो n की जगह पर mg डाला तो ये म्यू mg. कंडीशन होता है द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? द कार विल लीव द
rod from one end, from the outer end, sorry, from the inner end, from the inner end, and the car will topple, and the car will topple. topple माने टपला खाना, topple माने पलट जाना, topple, टपला खाना मतलब भी वही होता है ना, कैसे कार पलट गई, एक दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे जब लुढ़क जाती है तो उसको टपला खाना कहते हैं। तो ये टपला खा जाएगा कार। तो ये इस प्रकार से एक रिलेशनशिप आ गया, और जैसे ये रिलेशनशिप आया है, यहाँ से आप m से m को काट दें और v स्क्वायर इज लेस देन म्यू m तो खत्म हो गया, म्यू आर जी आ गया, और ये v इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी के बराबर। तो ये जो कंडीशन है ये फॉलो होना चाहिए, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है किसी भी कार की जब वो सर्कुलर मोशन में होता है, वो किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू म्यू आर जी के बराबर, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये कंडीशन लिखने के नीचे लिखिए द मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां से यहां तक लिख लिए सब लोग, इसके नीचे लिखें द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच अ व्हीकल कैन गो राउंड अ लेवल कर्व, the maximum velocity with which a vehicle can go round a level curve without skidding is v is equal to omega s, static friction लगेगा, maximum value of static friction, तो वो v is equal to क्या हो जाता है, v is equal to अंडर रूट म्यू s rg के बराबर। ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। इससे ज्यादा जैसे ही वो करेगा, इससे ज्यादा जैसे ही वो ज्यादा स्पीड में जाएगा, गाड़ी के टपला खाने की संभावना बढ़ जाती है, यानी गाड़ी के स्किड करने की या पलट जाने की संभावना बढ़ जाती है। और यहीं से एक और बात हमें समझ में आती है कि जब जब हमारा स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो हमें रेडियस ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ये आपने मार्क किया होगा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, जो गाड़ी चलाते होंगे, अगर आप कभी कर्व माने किसी टर्निंग पर मुड़ रहे हैं और अगर आपने गाड़ी को स्लो नहीं किया है, तो फॉर इन दैट केस यू हैव टू टेक अ बिगर रेडियस। इफ यू विल बाय चांस टेक अ स्मॉलर रेडियस, द चांसेस ऑफ गेटिंग टॉपल्ड इज वेरी हाई। तो ये पढ़े नहीं थे, लेकिन ये भगवान ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है कि हम तो आजकल 8, 9, 10 के बच्चों को भी देखते हैं कि वो लोग भी अब गाड़ी चलाने लग गए हैं। वो लोग भी गाड़ी चलाते हैं तो उनको भगवान ने इतना बुद्धि दिया है कि जब वो टर्न कर रहे हो तो उनको पता रहता है कि थोड़ा लंबा चक्कर लेना है, पर भी वो पढ़ा नहीं है कि क्यों लंबा चक्कर लेते हैं। लंबा चक्कर लेने का लॉजिक है कि वेलोसिटी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस आर जी के बराबर। अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दिया और रेडियस कम कर दी तो ऑब्वियसली आप क्या कर जाएंगे, पलट जाएंगे। तो जब कभी भी आप कोई कर्व में जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो कर्व थोड़ा सा, मतलब आप चाहते हैं कि आप गिरे ना, आप टॉपल ना करें, तो आपको जो रेडियस है वो क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा लेना पड़ता है। रेडियस इंक्रीज कर दीजिएगा तो वेलोसिटी ऑब्वियसली अगर ज्यादा भी हुई तो आप पलटेंगे नहीं, और एल्स पलटने की संभावना बढ़ जाती है। गॉट इट नाउ। लेकिन इस वाली केस में छोटा सा लफड़ा है, इस वाली केस में छोटा सा लफड़ा है कि जो फ्रिक्शन है ये म्यू एम जी के बराबर है और ये एम जी जो है वो नॉर्मल के बराबर है। यानी यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर प्लेन रोड में आप ज्यादा टर्निंग करा रहे हैं तो चांसेस दो गड़बड़ी है वहां पर। प्लेन रोड में अगर आप रोड जो कंस्ट्रक्शन करते हैं सिविल इंजीनियर्स, तो उनको थोड़ा दो चीजों का ख्याल रखा है, खास करके ये ना एनएच वगैरह में देखा जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा बैंक्ड रहता है रोड, बैंकिंग ऑफ रोड सबसे ज्यादा वहां दिखता है। या जहां कहीं भी देखिएगा लंबे फॉर्मूला 1 की रेसिंग वगैरह होती है, उसमें देखिएगा जब आप वो जो टर्निंग वगैरह में रहेगा तो जो टर्निंग वाला पॉइंट है उसको वो लोग दूसरे एंड पर बहुत ज्यादा ऊंचा रखते हैं और अंदर वाला एंड जो है वो थोड़ा नीचे रहता है। उसका रीजन क्या है उसको समझने से पहले मैं इस वाले केस में प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। इस वाले केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो ये जो पूरा नॉर्मल है वो आपका फ्रिक्शन में काउंट हो रहा है। अगर मान लीजिए इस नॉर्मल का कुछ एक कंपोनेंट काउंट हो रहा होता तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाता है, पर यहां पर पूरा नॉर्मल इज इक्वल टू क्या है, फ्रिक्शन है।
तो इसकी वजह से आपका जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है, यानी आपके कार के चक्के का जिस साइड से आप टर्न कर रहे हैं उधर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसके घिसने की या खियाने की या मैं कहता हूं वियर आउट होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, पहला। दूसरा, अगर बाई चांस आप रेडियस और वेलोसिटी का जो इक्वेशन है उसको अगर नहीं सेट कर पाए तो आपकी गाड़ी के टॉपल होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से चल रहे हैं और देखा होगा बहुत जगह पर काफी स्पीड अगर कोई कार जाती तो यूं पलटती है। कार को कभी आपने अंदर के साइड पलटते नहीं देखा होगा, कार हमेशा बाहर की साइड पलटता है। उसका रीजन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स कम रह गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कार क्या हो गया, पलट गया। तो बहुत जगह पे जहां कहीं भी टॉपलिंग होती है कार की, कार ऐसे जा रहा होता है, अगर आपका फ्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं मिला तो ये चक्का क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और चक्का उठा तो ये गाड़ी ऐसे पलटने की संभावना बढ़ जाती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सिविल इंजीनियर्स ने क्या किया, एक बुद्धि लगाया कि अगर मैं इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट अपने फ्रिक्शन में ले आऊं तो दोनों फायदे हो जाएंगे। एक तो आपका अगर नॉर्मल रिड्यूस कर गया तो वेलोसिटी की भी मैक्सिमम वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी, यानी आप अगर बहुत ज्यादा तेज भी चला रहे हैं तो भी आपके पलटने की संभावना कम। और दूसरा, अगर नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपके फ्रिक्शन में आ रहा है तो आपका जो वियर एंड टियर ऑफ द टायर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए नया हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, motion of a car on a banked road, right? The large amount of friction between the tire and the road, the large amount of friction between the tire and the road produces considerable wearing and tearing of tire, produces considerable wearing and tearing of tire। चूंकि ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज्यादा है तो वियर एंड टियर ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से आपके टायर के घिसने। टू अवॉइड दिस द कर्व्ड रोड इज गिवन एन इंक्लाइंड स्लोपिंग। टू अवॉइड दिस द कर्व्ड रोड इज गिवन एन इंक्लाइंड स्लोपिंग अपवर्ड टुवर्ड्स द आउटर सर्कम्फरेंस, टुवर्ड्स द आउटर सर्कम्फ्रेंस। आउटर सर्कम्फ्रेंस में ये आपको इस तरह से दिया जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये आपका अब जो रोड है वो अब ऐसा हो गया, यानी आपका जो रोड आ रहा है वो अब कैसा आ रहा है, ये इस प्रकार से अब आपका रोड आएगा, ये आपका रोड हो गया। तो आपने जो रोड बनाया है जिस पर अब ये कार चल रही है, ये अब जो ये कार चल रही है, ये इसका हेडलाइट है और ये इस प्रकार से इसके चक्के हैं और ये ऐसे, ये ऐसे, रुकिए, ये ऐसा हो गया, ये फिर ग्लास आ गया, ग्लास के बाद ये छत ऐसा, फिर ये ऐसा और ये इस प्रकार से। तो ये आपका ये जो गाड़ी है और ये इस प्रकार से पीछे का डिक्की विक्की हो गया। तो अब जो गाड़ी आ रही है वो अब किस तरह से आ रही है, वो अब इस एट एन थीटा एंगल जो आपका बैंकिंग हुआ है उस पर गाड़ी आ रही है। अब ये इस डायग्राम में थोड़ा एफबीडी बनाना मुश्किल है, पर अगर मैं इसी डायग्राम के ऊपर इसी डायग्राम का एक छोटा सा एक डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे ये मैंने यूं कार रख दी और कार ऐसे फ्रंट की ओर आ रही है, तो इस पर एफबीडी बनाना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैंने एक्चुअली वही बनाने की कोशिश की है, पर ठीक है, डायग्राम जैसा बना पाएंगे भाई वैसा ही ना, कॉन्सेप्ट सीख लेने का है। अब मैं जब इसका एफबीडी बना रहा हूं तो नीचे की ओर क्या आएगा, अभी भी एमजी आएगा। नॉर्मल अभी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। चक्के पर फ्रिक्शन अभी भी कहाँ लगेगा, चक्के पर फ्रिक्शन अभी भी अंदर की ओर, फ्रिक्शन अभी भी कहाँ लग रहा होगा, अंदर लग रहा होगा। अब जब आप इन सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करके कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन को तोड़िए। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं इस प्लेन के अक्रॉस तोड़ूं और एल्स इसके अक्रॉस। तो हम लोग ना इसके अक्रॉस तोड़ते हैं, इसके अक्रॉस मतलब इस एक्सिस को अपना एक्सिस मानते हुए हम लोग आगे का काम करते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा यानी ये थीटा। तो इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे ये थीटा होगा, तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे n cos थीटा, और इस तरफ जो आएगा उसको क्या बोलेंगे n
साइन थीटा। सिमिलरली फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी ये थीटा है तो इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, एफ आर कॉस थीटा, और इसकी तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, एफ आर साइन थीटा। और मेरे ख्याल से बाकी सारे फोर्सेस इसको भी रिजॉल्व कर लिया, ये सारे फोर्सेस आपके हो गए। अब ये आप एफबीडी बना लें। इस केस में मैं दिखाऊंगा आपको बाय राइटिंग द इक्वेशन कि क्या कहानी वहां पर हो रही होगी। पहले आप ये एफबीडी बनाएं और उसके नीचे जो कुछ लाइनें मैं लिखवा रहा हूं उसको आप लिखें। आउटर सरकमफ्रेंस तक लिख चुके, आउटर सरकमफ्रेंस आपने लिखा होगा, द कर्व्ड रोड इज गिवन एन इंक्लाइंड स्लोप अपवर्ड टुवर्ड्स द आउटर सरकमफ्रेंस। इसके नीचे आप ये एफबीडी बनाएं एंड देन लिखें, इट रिड्यूसेस द वियरिंग आउट ऑफ टायर बिकॉज it reduces the wearing out of tire because the horizontal component of normal reaction, the horizontal component of normal reaction provides the necessary centripetal force, provide the necessary centripetal force। तो अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के काम में आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ पा रहा था। पहले सिर्फ क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स वाज ओनली गिवन बाय फ्रिक्शन। नाउ नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी आपको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने के काम में आ रहा है। उसके नीचे लिखें पैराग्राफ चेंज करके, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज of the curved road above its inner edge, above its inner edge is called as banking of the curved surface, banking of the curved road, इसी को banking of the curved road कहते हैं। and the angle through which the banking of the road takes place, the angle through which the banking of the road takes place is known as angle of banking, angle of banking, angle of banking। यहां तक कोई डाउट? अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशंस को लिख रहा हूं। यहां लिखूंगा मैं आर एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्सेस को बैलेंस किया मैंने ये लिखा है, एन कॉस थीटा एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। इससे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इट, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और अब मैं एक और चीज देख पा रहा हूं कि अब ये पूरा पूरा नॉर्मल जो है वो mg के बराबर नहीं है। अभी नॉर्मल का एक कंपोनेंट mg के बराबर है। इससे क्या हुआ, इससे एक फायदा ये हो गया कि आपका जो फ्रिक्शन है वो अब क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। और फ्रिक्शन रिड्यूस किया मतलब अब आपकी गाड़ी में जो चक्के का वियरिंग और टियरिंग आउट है वो बड़ी दिन तक चलेगा नहीं, चक्का दिन तक चलेगा, आपका चक्का जल्दी घिसेगा नहीं। अभी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है। तो पहले ये डायग्राम बना के उसके नीचे ये दो इक्वेशन लिख दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आया और एक वर्टिकल कंपोनेंट से निकल कर आया है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग नॉर्मल की वैल्यू निकालते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 1 से नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा mg प्लस एफ आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपका इक्वेशन आ गया mg प्लस एफ आर साइन थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ गया। व्हाट इट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू आप क्या लिखोगे? फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी क्या होगी? म्यू एन के बराबर, और एन अभी क्या है आपका, तो एन ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि एन तो हमें निकालना है। यहां पे ना एक काम करिए, ये स्टेप को रुकिए, ये देखिए यहां से देखिए, एन इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करो, देखिएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू एन के बराबर होगी। अभी हम एन वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? एम जी के बराबर। अब मैं यहां से एन कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? एम जी के। और तब जब मैं यहां एन लिखूंगा तो एन क्या आएगा? एन इज इक्वल टू आएगा एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये जो वैल्यू आ गया ये किसका आ गया? नॉर्मल का। यहां से एक चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी कि इस बार जो आपका नॉर्मल आया है वो डायरेक्टली mg के बराबर नहीं है, कुछ उससे डिवाइड किया जा रहा है, और जो चीजें डिवाइड हो रही है वो नॉर्मल को बेसिकली क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। नॉर्मल रिड्यूस होगा तो आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। तो सबसे पहले आप ये नॉर्मल का वैल्यू यहां लिख लीजिए। एक बार आपने नॉर्मल की वैल्यू यहां लिख ली, फिर क्या? फिर यहां पर नॉर्मल डाल दीजिएगा, नॉर्मल जहां जहां होगा वहां नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला खत्म। अब ये डायग्राम मिटा रहा हूं, एंगल ऑफ बैंकिंग वाला। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एन कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब ये n की वैल्यू यहां पुट करता हूं, एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इस स्टेप तक कुछ डाउट है तो पूछिए। क्या किया मैंने? ये इक्वेशन नंबर, इसको कुछ भी आप 1 2 3 4 जो भी मान रहे हैं मान लीजिए, 1 की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 1 हियर। आपने जब पुट किया तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब एक बार ये इक्वेशन आ गया तो ये नीचे वाला मिटाऊं, ये लिख लिया होगा। चलिए ये दोनों इक्वेशन यहां से मिटा देता हूं, ये सारा ही मिटा देता हूं। अब तो सिर्फ n की वैल्यू ही चाहिए थी जो आ चुकी है। अब अगर मुझे ये आ गया तो मैं जरा ध्यान से लिखता हूं, एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम को क्या कर देता हूं? कैंसिल कर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इस पूरे टर्म को ना कॉस थीटा से डिवाइड दे देता हूं, ऊपर और नीचे। क्यों? टैन थीटा का टर्म आ जाएगा। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज 1, तो ये खत्म हो गया। होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज 1 माइनस म्यू टैन थीटा, म्यू टैन थीटा, और ये किसके बराबर? वी स्क्वायर बाई आर के। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर जी ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और v किसके बराबर आएगा? अंडर रूट टैन थीटा प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा? आर जी। तो वहां पर वेलोसिटी क्या आया था? वहां वेलोसिटी आया था अंडर रूट म्यू एस आर जी के बराबर, और यहां पे वेलोसिटी क्या आया है? टैन थीटा प्लस म्यू, टैन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टैन थीटा के बराबर। ये म्यू एस लिख लीजिएगा क्योंकि यहां जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, इसका डेरिवेशन एज सच एग्जाम में नहीं आता है, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है
जब आप एक बैंक्ड रोड में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर अगर आएगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, कि बार बार तो आप इतना पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, पर आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए कि हमने कैसे किया। कुछ नहीं किया है, एक फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स से हमने नॉर्मल निकाल लिया, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल की वैल्यू पुट किए तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इससे ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब ये नॉर्मल है और दिस इज वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू, स्पेशल केस लिखिए, राइट, इसके नीचे लिखिए मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड पर मैक्सिमम वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की क्या हो सकती है, वो आ गया। अगर मान लीजिए कोई ऐसी रोड है जहां पे फ्रिक्शन जीरो है, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अगर फ्रिक्शन जीरो है तो उस केस में वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी, उसको जरा ध्यान से देखते हैं। टेन थीटा प्लस म्यू एस होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इंटू आर जी के बराबर। यहां पे भी म्यू एस जीरो और यहां पर भी म्यू एस जीरो। वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये सारा चीज सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा आर जी के बराबर अंडर रूट, यानी वेलोसिटी हो जाएगा आर जी टेन थीटा के बराबर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो वेलोसिटी वहां जनरेट हो रही है वो कितना है, आर जी टेन थीटा। आईआईटी के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर पूछा गया था, यही सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बस बोला था वेलोसिटी निकालिए जब आपका फ्रिक्शन जीरो है, वेलोसिटी निकालिए जब फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दी गई थी और थीटा दिया गया था, और वेलोसिटी तब निकालिए जब बैंक्ड नहीं है, वो रोड जो है वो समतल है। रोड समतल होगा तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। टेन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। आप जरा देखिए, टेन थीटा को जीरो करिएगा तो यही आएगा। देखिए आपको मैं करके दिखा देता हूं। ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया। अब जरा देखिए, ये एक्सप्रेशन को यहीं रहने दे रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर बैंकिंग नहीं है, इफ द बैंकिंग इज एब्सेंट, केस नंबर 2, ये केस 1 था। बैंकिंग इज एब्सेंट मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वेलोसिटी अभी कितना होगा, अगर थीटा जीरो होगा, ध्यान से देखिए मैं यहां क्या कर रहा हूं, टेन थीटा प्लस म्यू एस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, आर जी से। अब देखिए, अगर मैं कह रहा थीटा जीरो है, टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए, म्यू एस और आर जी, क्योंकि ये 1 माइनस जीरो इज 1 ओनली, ये जीरो 1 ही म्यू एस बाई 1 इज म्यू एस ओनली, म्यू एस आर जी आ गया सेम वैल्यू। यानी जो डेरिवेशन आपने किया वो 100% क्या है, सही है, क्योंकि ये स्पेशल केस 2 था जो आपने थीटा को क्या कर दिया, जीरो। थीटा जीरो मतलब ये जो आपने बैंकिंग किया ये बैंक्ड है ही नहीं, और अगर बैंक नहीं है तो कैसा रोड है, जैसे नॉर्मल रोड में वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, म्यू एस आर जी के बराबर। देखिए अभी भी लिखा हुआ है, तो म्यू एस आर जी आ गया, और ये आपका जब फ्रिक्शन हमारा जीरो है तो आ गया। अब कोई हमसे ये पूछ ले कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होगा साहब, ये पूरा डेरिवेशन कर लिया है सबने, सॉरी। अगर कोई ये में से पूछ ले कि सर एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, ये बताइए, एंगल ऑफ बैंकिंग का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। यहां पर देखिए वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा के बराबर। कैन आई राइट टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। ये जो वैल्यू आई है दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। स्पेशल केस है ये थर्ड, जहां पे आपसे पूछ ले कोई कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ बैंकिंग, कितने से उसने हमने रोड को बैंक किया है। यहां तक कोई डाउट नहीं, एक सवाल करिए और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राइट, इफ ये तीनों केस लिख लीजिएगा, ये तब है जब फ्रिक्शन जीरो है, ये तब है जब थीटा जीरो है, और ये तब है जब फ्रिक्शन वॉज जीरो एंड वी वांटेड टू फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का यही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी के बराबर। लिखें, इफ अ कार हैविंग अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इफ अ कार हैविंग अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन राउंड अ कर्व्ड बैंक at an angle theta, can round a curved bank
at an angle theta. Find the value of theta. Find the value of theta if the radius of curve is 40 meter. Radius of curve is 40 meter and friction is negligible. Friction is negligible. फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज में आएगा और यही वाला फॉर्मूला से आपने क्या निकाला है, थीटा निकाला है, tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। वेलोसिटी दी गई है क्या, उसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लिया क्योंकि वहां पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड और नीचे आर दिया हुआ है क्या, रेडियस 40 मीटर्स, जी आपको ऑलरेडी पता रहता है 9.8। एक इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए, tan इनवर्स 0.5 जो होता है, tan इनवर्स 0.5 is equal to 26.5 डिग्री। tan इनवर्स 0.5 is equal to 26.5 डिग्री। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा और हम लोग का ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। समाप्त करने से पहले थीटा जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसे मैं दिखा देता हूं आपको। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जब आप v निकालेंगे तो आएगा 13.1 क्योंकि 13.33 और 13.33 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 40 इंटू 9.8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, चूंकि tan इनवर्स डायरेक्टली 0.5 दिया गया है, मैं 200% श्योर हूं कि इस सारे को सॉल्व करके कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन में दिया गया था और अगर tan इनवर्स 0.5 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 पॉइंट कितना बोला, 5 डिग्री। तो कितने पर बैंक किया गया है, सड़क बैंक किया गया 26.5 डिग्री पर उसको बैंक किया गया है। व्हाट इट, ये एक बहुत ही आसान सा, ये ऑब्वियसली है ना कि इसको सॉल्व करके वो 0.5 नहीं आएगा, तो फिर वो क्वेश्चन में दिया क्यों है कि tan इनवर्स 0.5 जो है वो 26.5 डिग्री होगा। ये देने का मतलब ही यही है कि ये सब सॉल्व करके इतना ही आता होगा। विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए। 13 का होल स्क्वायर 169 और नीचे कितना दिया हुआ है 400, 169 बाई 400। ये 169 एग्जैक्टली होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 0.33 भी है और ये 400 भी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 9.8 है। तो ये 400 से थोड़ा कम और ये 169 से थोड़ा ज़्यादा, 169 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 180 पकड़िए और ये 400 से थोड़ा कम 300, मतलब तो आप उसका डबल करके देखिए 380 और वो ऑलमोस्ट बराबर आ जाएंगे और बराबर आए मतलब वो 0.5 ही होगा, कट जाएगा और आपका आंसर 26.5 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इससे आपका ये जो पर्टिकुलर चैप्टर था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। शीट मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ है, शीट में न्यूटन्स लॉ के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी सवाल आपको मैंने दिया है वो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर भी लेंगे। सिर्फ सीक्वेंस याद रखिएगा, जब कभी भी आप सॉल्व करते हैं पहले आप मेरे नोट्स को पढ़िए, सेकंड आप एनसीईआरटी को पढ़िए और थर्डली आप उस शीट को लेकर बैठिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए टॉपिक वाइज। आज जैसे आपने सपोज किया फ्रिक्शन संभालते हैं तो फ्रिक्शन संभालिए, आज सपोज किया आपने ब्लॉक वाला सिस्टम करते हैं तो ब्लॉक वाला सिस्टम करिए, आपने सोचा नहीं आज पुली वाला सिस्टम करते हैं तो पुली वाला सिस्टम करिए, आज आपने देखा नहीं चलो यार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला सिंपल जो क्वेश्चन होता है वो करते हैं। टॉपिक वाइज दिया गया है, उसी प्रकार से आप उसको क्या करिए, अटेम्प्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।